तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे विजन की टेस्ट सीरीज। आपके आने वाले एग्जाम में यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही विश्वसनीय, बहुत ही भरोसेमंद संस्था का बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। तो हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं, उसका सामान्य हिंदी वाला और जीएस वाला दोनों को। अब हम लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट का दोस्तों जीएस वाले पोर्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जीएस वाला पोर्शन हो जाएगा तो हम लोग सामान्य हिंदी वाले पोर्शन को सॉल्व करें, क्योंकि 200 क्वेश्चन को एक वीडियो में समेटना ठीक नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों हर एक प्रश्न को हम तोड़कर बताते हैं, उसके हर एक विकल्प पर चर्चा करते हैं, उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं, क्योंकि हमसे कुछ नाइंसाफी हो जाए। क्योंकि हम प्रश्न गिनने के लिए सिर्फ नहीं आए हैं, हमारा ये मतलब होता है जो भी प्रश्न है उसका कंसेप्ट समझा दें, उसके इर्द गिर्द अगर कोई प्रश्न उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं आता है तो आप उसे क्रैक कर ले जाएं। तो दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं अपने इस विजन की दूसरी टेस्ट सीरीज को, और दूसरी टेस्ट सीरीज के सामान्य अध्ययन यानी जीएस वाले पोर्शन को। तो एक एक प्रश्नों पर हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। शुरुआत के 2-4 प्रश्न आपको देखने में बड़े हो सकते हैं, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए आपका पहला प्रश्न फिजिक्स से संबंधित है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, कंसेप्ट वाला। कह रहे हैं कि कौन सा कथन वस्तुओं के जड़त्व और द्रव्यमान के परस्पर संबंध को वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है। तो दोस्तों है ये साधारण सा, ये न्यूटन के प्रथम, आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूटन के 3 नियम है। प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम, दूसरा नियम बल और त्वरण का नियम, तीसरा क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। पहला में आप लोग जो जड़त्व का नियम पढ़े हैं तो आप लोगों के गुरुजी यही पढ़ाए होंगे, कोई यदि वस्तु, कोई बॉडी जो है वो गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, और विरामा अवस्था में है तो विरामा अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ये तो हुआ बच्चों वाली बात, लेकिन इसका मतलब सार यही होता है कि कोई कम द्रव्यमान वाली वस्तु है, उसे गति देना या उसे रोकना आसान होता है, और कोई भारी द्रव्यमान वाली वस्तु है तो उसे गति देना कठिन होगा और उसे रोकना भी कठिन होगा। यानी गति देने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा और रोकने के लिए भी ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। जैसे ठेला मान लीजिए, उसको आसानी से गति दिया जा सकता है, आसानी से रोका भी जा सकता है। और एक मान लीजिए आपके सामने बस है, तो उसको गति देने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा और रोकने के लिए भी अधिक बल। तो यही कह रहा है यहाँ, तो इसका सेंस यही हो रहा है। विकल्प नंबर डी वाले में इसका आंसर होगा, किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान का मात्रात्मक माप और वह उसकी गति विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न। ए भी फिजिक्स से संबंधित है, बहुत बढ़िया सवाल है। ए भी आपके जो है कंसेप्चुअल सवाल है। कह रहे हैं कौन सा विकल्प न्यूटन के गति के द्वितीय नियम यानी दूसरे नियम, जिसे F बराबर ma या बल और त्वरण का नियम कहा जाता है, तो इसके अनुप्रयोग को सर्वश्रेष्ठ रूप से स्पष्ट करता है, जिसे संवेग परिवर्तन की दर के महत्व को दर्शाया गया है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं संवेग परिवर्तन की दर, या आप लोग न्यूटन के दूसरा नियम पढ़े होंगे, बल और त्वरण का नियम। उसमें उदाहरण में आपको गुरुजी समझाए होंगे कि यदि कोई कैच लेने वाला क्रिकेटर कैच लेता है तो अपनी हाथ को पीछे खींच लेता है, जिससे उसमें समय परिवर्तन हो जाता है, तो बल कम लगता है, यानी उससे चोट कम लगती है। या फिर इसका दूसरा एक उदाहरण होता है, आप ऊंचाई से कूदते हैं, किसी भूसे या बालू पर कूदते हैं तो आपको चोट नहीं लगती है। पहलवान जो कुश्ती लड़ते हैं तो नरम मिट्टी पर लड़ते हैं, क्योंकि वहां जब गिरते हैं उस पर तो उसमें थोड़ा सा वो दब जाती है, थोड़ा सा समय अधिक लग जाता है। तो इसीलिए दोस्तों ये होता है। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा विकल्प नंबर, यहाँ पर आपका कौन हो सकता है, ये क्रिकेटर द्वारा गेंद के बल्ले से मारना, ये तो नहीं होगा। ये क्षेत्र रक्षक यानी जो फील्डिंग कर रहा है वो कैच लेते समय हाथ को पीछे खींच लेता है। यस, ये विकल्प नंबर ए आपका यही सही है। तो दोस्तों अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 3 को। बहुत ही बढ़िया सवाल, करंट से रिलेटेड सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। जरा समझते हैं, आप यहां बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। कह रहे हैं भारत की श्रम उत्पादकता को लेकर नीति आयोग द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो क्या है पहला कथन, जरा देख लेते हैं। 4 कथन है, चारों कथनों को पढ़कर बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही है, कौन सा कथन सही होगा। तो पहला कथन आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जैसा कि मालूम है G20 जो समूह के सदस्य देश हैं उसमें भारत की श्रम उत्पादकता सबसे कम है, जबकि भारत की जनसांख्यिकी लाभांश अधिक है, यानी यहाँ युवा प्रधान देश है। लेकिन वो युवा खाली हाथ बैठे हैं, तो श्रम उत्पादकता सबसे अधिक कैसे होगी, सबसे कम है। तो यहां पर दोस्तों ये हमारा पहला वाला गलत हो जाएगा। अब पहला गलत हो गया तो इसका मतलब आप दिमाग थोड़ा सा लगा लीजिए, सभी तो होगा नहीं। तो यहां पर ये जहां जहां पहला है उसको काट दीजिए।
तो इसका मतलब कौन सा बचा है, ए और सी बच रहा है। दूसरे को देखते हैं, भारत की जनसांख्यिकी स्थिति का लाभ तभी लिया जा सकता है जब श्रम उत्पादकता में निरंतर वृद्धि हो। यस, क्योंकि भारत युवा प्रधान देश है और इन युवाओं का लाभ तभी लिया जा सकता है जब श्रम उत्पादकता में वृद्धि हो, इनको काम मिले, ये काम करें ज्यादा। तो यस, तो ये वाला दूसरा हमारा सही है। तो आगे देखते हैं, तीसरे वाले में क्या कहा जा रहा है आपसे, नीति आयोग के अनुसार श्रम उत्पादकता को मापने के लिए क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपीपी एक उपयुक्त मापदंड है। यस, बिल्कुल सही, ये तीसरा वाला भी आपका सही है। तो 2 और 3 सही होने चाहिए। 2 और 3 कहां सही है, यहां सही है, क्योंकि 2 को हमने पहले ही हटा दिया था, 2 बचे थे और ये तो होगा नहीं क्योंकि 3 इसमें नहीं है, तो इसे हम पहले हटा देते हैं। इसका मतलब चौथा अपने आप गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों कह रहे हैं कि जो कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा, केवल विनिर्माण क्षेत्र तक सीमित रखना चाहिए, सेवाओं को इससे बाहर रखना चाहिए। तो गलत बात है, सेवाओं को बाहर रख दोगे तो फिर ये हमारी अर्थव्यवस्था का हाल क्या होगा, तो ये गड़बड़ हो गया। तो इसका मतलब 2 और 3 आपका सही है। ऐसे प्रश्न में आपको मिलेंगे 2-4 एग्जाम में, आप ऐसे भयभीत हो जाएंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। आगे देखते हैं हम लोग, ये चौथे वाले में दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि गिनी गुणांक से संबंधित प्रश्न है। गिनी गुणांक आप लोग पढ़े होंगे बहुत ही अच्छे से इकोनॉमिक्स में। गिनी गुणांक के संबंध में से कथनों पर जो है कौन सा कथन सही है गिनी गुणांक के सेंस में, तो आप लोग जानते हैं गिनी गुणांक जो है 0 से 1 के बीच जो है होता है। अगर 0 होता है तो इसका मतलब यह बताता है कि पूरी तरीके से समानता है। अगर 1 होता है तो इसका मतलब यह होता है कि पूरी तरीके से असमानता है। तो यस, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समानता और असमानता को मापता है। तो कोराडो गिनी द्वारा विकसित किया गया था यह, और यह आय की संपत्ति के वितरण की असमानता को मापता है। यस, विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, करंट से रिलेटेड सवाल है, बहुत बढ़िया। आपने सुना होगा, ये न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में थी कि हाल ही में किस समाचार के माध्यम से मराठी भाषा में पहला कृत्रिम मेघा एआई यानी मेघा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त एंकर लॉन्च किया गया है, जिसे तेजस्वी एआई नाम दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, वहां जो उद्धव वाली शिवसेना है महाराष्ट्र में, उनका एक अपना चैनल है दोस्तों, सामना। तो सामना करके चैनल है, इसी चैनल पर एआई वाला जो है एंकर लॉन्च किया गया है मराठी भाषा में। विकल्प नंबर बी, आप लोग जाकर इनके चैनल पर ऐसा देख सकते हैं वहां। तो यही 2-4 प्रश्न आपको देखने में बड़े मिलेंगे। अभी आपको बहुत ही बेहतरीन फैक्चुअल टाइप के प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, मेट्रो को लेकर प्रश्न है। आपको कुछ कथन दिए गए हैं, कथनों को पढ़कर आप उपयुक्त विकल्प को चुन लीजिए। तो जरा देखते हैं पहला वाला, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ इंदौर से किया, वो भी जो है दोस्तों वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया, डायरेक्ट नहीं किया था। तो मेट्रो में रेल की वाणिज्यिक सेवा का शुभारंभ सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर किया गया, जिसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है। हाँ, 6 किलोमीटर लंबाई का ये उद्घाटन किया गया, लेकिन वो जो मेट्रो है लगभग 31 किलोमीटर का बनाई गई है। 5 स्टेशन बीच में है, जिस स्टेशन को देवियों और वीरांगनाओं के नाम पर रखा गया है। तो इस मेट्रो सेवा के 5 स्टेशनों के नाम देवी और वीरांगनाओं के नाम पर रखे गए हैं। यस, ये बात मैंने पहले बताया। यह मेट्रो परियोजना पूरी तरीके से निजी द्वारा यानी निजी क्षेत्र के द्वारा वित्त पोषित है। तो दोस्तों यही बात इसमें गलत है, यह जो है बहुत ज्यादा चर्चा में था। यह मेट्रो सरकारी खजाने से बना है, किसी निजी क्षेत्र यानी निजी कंपनी का इसमें पैसा नहीं लगा। तो ये 4 आप जहां है वहां हटा दीजिए। तो यहां है, यहां से हटा दिए, आप यहां से हटा दिए, तो आपका बच रहा है ए वाला। विकल्प नंबर ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही हैं छठे वाले का। तो क्या कर रहे हैं, वाल्मीकि थापर के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो वाल्मीकि थापर के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए, कथनों पर विचार करके आपको सही कथन बताना है। जरा देखते हैं। उन्होंने यानी वाल्मीकि थापर ने रणथंभौर फाउंडेशन की सह स्थापना की, जो समुदाय आधारित संरक्षण पर केंद्रित है। यस दोस्तों, यह इनका वाल्मीकि थापर एक कह सकते हैं सोशलिस्ट हैं। उन्होंने एक रणथंभौर नाम का फाउंडेशन किया, शिक्षा, स्वास्थ्य और जानवरों की देखभाल के लिए। यह जो है एक गैर लाभकारी संस्था है। तो यस, ये वाली बात तो एकदम सही है। वे परियोजना चीता के समर्थक थे और इसे भारत की एक जरूरी पहल मानते थे। गलत दोस्तों, जब अफ्रीका से मोदी जी चीते ला रहे थे, कुछ एंकर चीते की ड्रेस पहनकर एंकरिंग कर रहे थे, तो ये जो वाल्मीकि थापर है विरोध कर रहे हैं, भाई
कि वो अफ्रीका के चीतों के हमारे यहाँ रहने लायक चीजें नहीं है, उनका यहाँ माहौल ठीक नहीं है, इस वातावरण में वो नहीं रह सकते। तो यही बात सच आई, हालांकि सब मर भी गए, बाद में सब लोग उनकी बातों कह रहे थे, मान लिया होता तो ठीक रहता। तो ये वाला बात यहाँ पर गलत हो गई, क्योंकि वो इसके समर्थक नहीं, इसका विरोध कर रहे थे। तीसरे वाले में कह रहे हैं कि वे 150 से अधिक सरकारी समितियों और कार्यबलों का हिस्सा रहे, जिसमें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड भी शामिल था। यस, ये भी है सही। चौथे वाले में उन्होंने जीवन भर शिकार रोधी सख्त नियमों की पैरवी की। यस, तो सब सही है। 1, 3, 4 हमारा सही होना चाहिए। कहाँ है? ए में है, यही वाला सही है। बाकी केवल 2 हमारा गड़बड़ था, तो आप इसे एलिमिनेट भी कर सकते थे, तो आपको ए मिल जाता। तो दोस्तों 8वें प्रश्न में आपसे सीधा सीधा सीपीआर का फुल फॉर्म पूछ लिया है कि बताइए सीपीआर से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों सीपीआर को अगर इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म देखना हो तो आप लोग जानते हैं, ये इसे कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। रिसस्टिटेशन का यहाँ मतलब ये होता है दोस्तों पुनर्जीवन। तो विकल्प नंबर सी आपको यहाँ हो जाएगा कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। तो विकल्प नंबर सी 8वें का हो जाएगा हमारा। 9वें में दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? यहाँ बेकिंग सोडा, वो खाने वाला सोडा की बात कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। विकल्प नंबर ए हो जाएगा। और ये जो है सोडियम कार्बोनेट है, आग बुझाने वाले इन सब चीजों में प्रयोग किया जाता है ये। और ये जो है पोटेशियम कार्बोनेट जो होता है, ये यूरिया कुछ खाद वगैरह में प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प नंबर ए हमारा आंसर है ये। 10वें में आपसे जो पूछा जा रहा है दोस्तों, कह रहे हैं कि वह एकमात्र सिरा, ऐसा कौन सा सिरा है जो ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त का वहन करता है। शुद्ध रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त कहा जाता है, अशुद्ध रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं, पहले एक चीज आप लोग खूब अच्छे से पढ़े होंगे बायोलॉजी में, जो है उसमें आपको सिरा जो होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और जो है धमनी जो होता है उसमें ऑक्सीजन युक्त वाला रक्त बहता है, जिसे शुद्ध रक्त। लेकिन अपवाद इसमें 2 होता है कि पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त। तो यहाँ यही बात है दोस्तों, कह रहे हैं कि पल्मोनरी सिरा में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है यानी शुद्ध रक्त बहता है। यही हो जाएगा विकल्प नंबर डी आपका। अच्छे से चले हम लोग देखते हैं। 11 में आपसे जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार सजा दीजिए। तो जरा सजाइए, जो है देखते हैं हम लोग, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आपसे विकल्प नहीं दिया है, इसमें कुछ गड़बड़ी कर दिया है 11वें वाले में आपसे। तो 11 वाले में आपसे कुछ गड़बड़ी कर दिया है। तो दिवस है, तो दिवस यहाँ पर दिया नहीं है, वो गड़बड़ कर दिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, विश्व विरासत दिवस दोस्तों जो होता है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 25 मई को मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो 16 मई को मनाया जाता है, 16 मई को मनाया जाता है। मैं लिख दे रहा हूं, यहां लिखने का मेरे पास सुविधा नहीं है आपको समझने के लिए। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों शायद 31 मई, यस 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई। तो ये देख लिया हमने, यहां पर थोड़ा सा प्रश्न में गड़बड़ी था तो हमने समझा दिया इस प्रश्न का मतलब क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा जा रहा है ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, 2 कथन। इन्हीं दोनों कथनों को आपको पढ़कर उत्तर देना है, बहुत ही अच्छा सही उत्तर देना है। तो पहला आप पढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि आप लोग ऊपरी गंगा का मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र है वो पश्चिमी यूपी और कुछ मध्य यूपी के क्षेत्र में आता है। तो यही बात इसमें कह रहा है केंद्रीय और पश्चिमी यूपी में विस्तृत है। यस, ये बात तो बिल्कुल सही है, पहला सही निकल गया। और इसमें सिंचाई गहनता 130% से अधिक है और कृषि गहनता 140 या उससे थोड़ा बहुत और अधिक है। तो इस सेंस में हमारा दोनों कथन ये सही है। विकल्प नंबर डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, मिस वर्ल्ड से प्रश्न है जो हैदराबाद में इस प्रोग्राम को कराया गया था इस बार 2025 में। तो आप लोग जानते हैं ओपल सुचाता चुवांगश्री जो थाईलैंड की हैं, वो थाईलैंड की पहली महिला है जिन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है। तो ये बात बहुत सही है, चर्चा में भी था, आप लोग सुने होंगे। हासेट, इसको आप लोग याद करने के लिए ना ऐसे कर लिए, ओपल
सुचाता चुवांगश्री, OSC। तो और दूसरे वाले कथन को अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि हासेट डेरेज एड मसू, जिसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं HDA। तो हासेट रेडेज एडमसू जो इथोपिया से है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में अपने देश की पहली उप विजेता बनी है। यस, दूसरे नंबर पर यही थी, कौन? HDA थी। तो ये भी सही है हमारा। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2025 की प्रतियोगिता के फाइनल में टॉप 5 में स्थान प्राप्त करने में सफल रही। नहीं दोस्तों, टॉप 20 में आई थी। टॉप 5 में आई होती तो प्रतिस्पर्धा में भाग लेती, इसलिए वह बाहर कर दी गई थी, क्योंकि टॉप 8 वालों को ही अंदर लिया गया था। तो ये वाला हमारा तो यहां गलत हो गया, तीसरा वाला। तो तीसरा वाला गलत है, जहां 3-3 है उसको आप कट कर दीजिए। यहां 3 है, यहां 3 है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो ओपल सुजाता को मिस वर्ल्ड थाईलैंड 2025 का ताज प्रतियोगिता के 2 महीने पहले पहनाया गया था। नहीं दोस्तों, 1 हफ्ते पहले पहनाया गया था। ये बात यहां पर गलत है। विकल्प नंबर ये हमारा, ये चौथा भी गलत हो गया। तो चौथा जहां होगा वो भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें ये 14 वाले में, तो 14वें में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक, जिसे इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट में DGP कहते हैं, तो इसके संदर्भ में कौन सा हमारा कथन सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों, जानते हैं आप लोग। राजीव कृष्ण को 2025 में उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यस, इसके पहले वो थे मुच्छड़ वाले जो है, जिन्हें प्रशांत किशोर नाम था उनका, आप लोग जानते हैं। तो वे ये जो राजीव कृष्ण को 2025 उत्तर प्रदेश का पुलिस निदेशक नियुक्त किया गया। ये 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं। यस, ये भी मामला यहाँ पर सही है, बी वाला। उन्होंने प्रशांत कुमार का स्थान लिया है, ये भी सही है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यानी सब के सब 14वें वाले का हमारा डी सही है। अब दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, 15वें प्रश्न को देखने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। आपसे कर रहे हैं रेड जायंट चरण, जिसे इंग्लिश में रेड जायंट फेज बोलते हैं, किस खगोलीय पिंड के जीवन चक्र से संबंधित है? दोस्तों यह तारे से संबंधित है। विकल्प नंबर बी, क्योंकि तारा, जैसे सूर्य एक तारा भी है, तो सूर्य या कोई भी तारा में जो ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के तहत निकलती है, यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है और एनर्जी निकलती रहती है। जब ये तारा अपने अंतिम चरण में होता है तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो और बाहरी परतें फैल जाती है, तो इसी से संबंधित होता है। विकल्प नंबर बी। आगे देखें हम लोग, ये सौर मंडल का कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूर्णन करता है? तो दोस्तों जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा होगा तो अपना चक्कर पूरा करने के लिए सबसे तेज घूमेगा, तो बृहस्पति। विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें 17 वाले में, तो कथन कारण वाले सवाल हैं। यहाँ कथन दे दिया है और यहाँ कारण दे दिया है। तो कह रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को समझने में अभिलेख महत्वपूर्ण है। यस, विकल्प नंबर ए तो सही हो जाएगा, आपका कथन सही है। इन अभिलेखों में मंदिरों को दिए गए दानों और प्रमुख घटनाओं का विवरण मिलता है। यस, कारण भी इसका सही है, और एक दूसरे के ये जो है, ये कारण इसका सही है और इसकी ये पूर्ति भी कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 17 का ए, दोनों सही हैं और कारण कथन को व्याख्यात भी कर रहा है। 18 वाले में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से मेलाटोनिन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मेलाटोनिन के संबंध में दोस्तों आप लोग जानते हैं एक तरह का हार्मोन्स होता है, जिसकी वजह से हमें नींद आती है। अधिक प्रकाश में यह रिलीज नहीं होता, इसलिए हमें नींद ठीक से नहीं आ पाती है रात में, क्योंकि कहा जाता है ना, जब भी सोएं तो आसपास की खिड़कियों को बंद कर दें जिससे प्रकाश न आए। प्रकाश नहीं आता, अंधेरा होगा तो मेलाटोनिन अच्छे से रिलीज होगा, तो नींद अच्छी आएगी। तो यहाँ पर मेलाटोनिन के संबंध में कौन सा दिया है? तो यह नींद से संबंधित एक हार्मोन्स है जिसका स्त्राव अंधकार में बढ़ता है। यस, आगे हम लोग देखें 19 वाले में, तो निम्नलिखित में से नमामि गंगे परियोजना, नमामि गंगे योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं जरा इसको हम, क्योंकि बार बार इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। क्योंकि देखें पहले विकल्प में इसे कह रहा है कि यह योजना 2012-13 में शुरू की गई थी, पहले ही गलत दोस्तों, 15-16 में की गई थी। 2015-16 में शुरू हुआ था, 2012-13 में नहीं, तो ये गलत हो गया। अब दोस्तों हम लोग जरा बी वाले कथन को देखते हैं कि ये सही है गलत है। कह रहे हैं कि प्रारंभ में यह योजना यानी नमामि गंगे योजना को
मार्च 2020 तक निर्धारित किया गया था, जिसे 2025 तक बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों गलत बात है। प्रारंभ में यह 2021 तक निर्धारित किया गया था, लेकिन यह अपने लक्ष्य को पाने में असफल रहा, इसलिए इसे अब 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये बात गलत हो गई यहाँ, ये भी गलत है। सी वालम करें, नमामि गंगे योजना की शुरुआत 2014-15 में की गई थी, अब इसे मार्च 2026 तक बढ़ाया गया। यस, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था उसी में ये आ गया। सी वाला आपका सही है। और कह रहे हैं यह योजना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही की गई है। तो दोस्तों गलत है। यह जो है 4 राज्यों में किया गया है, 5 राज्यों में। आप लोग जहां से गंगा निकलती हैं, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों में ये शुरू किया गया है। तो ये यहाँ पर हमारा ये डी वाला भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा। भारत सरकार की नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत संचालित केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों मार्च 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य इसे रखा गया है। तो नदी जोड़ो परियोजना में केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वो सूखाग्रस्त है, वहां पानी की बहुत समस्या है। तो उस क्षेत्रों को सिंचित करने के लिए केन नदी, मध्य प्रदेश के केन नदी, यहां से पानी लेकर बेतवा में डालना, जिससे कि उन चीजों वहां पर जो है आसपास बुंदेलखंड वाला एरिया है उसको सींचा जा सके। आगे तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे कह रहे हैं कि भाई कुछ कथन है, कुछ कथन पर विचार कर लीजिए और उसी कथन से संबंधित सही उत्तर दे दीजिए। तो देखते हैं, कह रहे हैं पराध्वनिक तरंगे धातु के ब्लॉकों में विद्यमान अदृश्य दरारों या दोषों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती हैं। यस, विकल्प नंबर ए वाला आपका विकल्प नंबर 1 ये एकदम सही है। तो दूसरे वाले में सामान्य ध्वनि तरंगे भी धातु के अंदर गहरे दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनिक जितनी ही कारगर होती हैं। तो दोस्तों ये सामान्य ध्वनि इस मामले में कारगर नहीं हो पाती, ये यहाँ पर फेल हो जाती हैं, क्योंकि वो जाती हैं, वो लौट कर नहीं आ पाती हैं, वहां एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ये दूसरा वाला हमारा गलत हो गया। दोस्तों तीसरे वाले में जरा देखते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा जा रहा है कि पराध्वनिक तरंगे ऊंची आवृत्ति की होती हैं, यानी हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं, इसलिए वे धातु में गहराई तक जाकर फिर परावर्तित हो सकती हैं और दोषों की उपस्थिति को संकेत देती है। यस, इसीलिए वह प्रयोग किया जाता है। तीसरा वाला हमारा सही है, 1 और 3 सही है यहाँ पर। तो विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा, 21 का ए। आगे चले हम लोग देखते हैं 22 वाले में। 22 वाले में दोस्तों आपसे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए, विचार करके बताइए कि कौन सा कथन हमारा सही है। तो अगर आप लोग यहाँ पहला वाला कथन को पढ़ेंगे, कथन नंबर 1, तो कह रहे हैं बृहद पोषक तत्व यानी बड़े पोषक तत्व, बड़े पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सबको बड़े पोषक तत्व कहा जाता है। तो बड़े पोषक तत्व पौधों की संरचना का निर्माण और जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं और इनकी आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होती है। यस, बृहद इसीलिए कहा गया है। तो विकल्प नंबर ये जो कथन 1 है यह बिल्कुल सही है। अब दूसरे कथन को अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो मैग्नीशियम और सल्फर बृहद पोषक तत्व हैं। यस, इसमें नो डाउट बृहद पोषक तत्व हैं, जबकि बोरान, जिंक और कॉपर सूक्ष्म पोषक तत्वों में गिने जाते हैं। यस, बिल्कुल सही, ये वाला भी सही है। कथन तीसरा वाला यहां पर जो दिया है दोस्तों, इस पे जरा फोकस करें। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन केवल मृदा से ही प्राप्त होते हैं। गलत बात दोस्तों, ये कार्बन जो होता है दोस्तों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से भी प्राप्त हो सकता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जल से भी प्राप्त हो सकता है, मृदा से थोड़ी ना, क्योंकि जल में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता है, तो यह जल से भी प्राप्त हो जा सकता है। तो ये तीसरा तो हमारा गलत हो गया। तो केवल 1 और 2 सही है, हमारा ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं मतलब 23 वाले में। तो दोस्तों यहाँ से हमारे कुछ थोड़े बहुत रीजनिंग के प्रश्न 2-4 है, हम लोग फटाफट देख लेते हैं। हमारे पास लिखने की सुविधा नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा आपको बताएंगे कि तुरंत आपको पेन कापी उठाने की जरूरत ही न पड़े। तो जरा देखते हैं अगला पद क्या होता है। यहाँ पर अगला पद यानी अगली संख्या क्या होगी, तो 7 है। 7 में क्या किया कि 11 हो गया, भाई 4 जोड़ दिया। 11 में क्या किया कि 19 हो गया, 8 जोड़ दिए हैं। फिर 19 में क्या किए जो है 35 हो गया, 16 जोड़ दिए। फिर 35 में क्या किए जो है ये 67 हो गया, तो यहाँ पर 32 जोड़ दिए। तो 32 जोड़ दिए, फिर अगला यहाँ 67 में 64 जोड़ दिए, यानी दुगना दुगना करके जोड़ा जा रहा है। तो 67 में यहाँ पर हम लोग जो है
64 अगर जोड़ देंगे, 67 में 64 जोड़ देंगे तो क्या, 7 4 11, 6 6 12 1 13, तो 131 हो जाएगा। यस, डी वाला हो गया हमारा, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं हम लोग 24, क्योंकि आप जो थोड़े बहुत मैथ रीजनिंग आते हैं इसको इग्नोर कर देंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं उनकी जो है हिस्ट्री जियोग्राफी सब कमजोर है, लेकिन मैथ में वो खींच देंगे तो आपसे आगे चले जाएंगे। जरा देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जो लीप वर्ष नहीं है, यानी कोई वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है, उस वर्ष 28 फरवरी को, यानी उसका महीना भी 28 का होगा, 29 का होगा नहीं, तो 28 फरवरी को मंगलवार है। कौन सा वार? मंगलवार है। तो 28 मार्च को उसी वर्ष का कौन सा दिन पड़ेगा? तो दोस्तों कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो उसी साल का फरवरी वाले महीना को 28 तारीख को मंगलवार है, तो उसी साल के यानी अगले महीना 28 मार्च को कौन सा दिन होगा? तो भाई आप लोग जानते हैं हर 7वें दिन वही आता है, तो 28 फरवरी को अगर मंगलवार है तो 7 फरवरी को मंगलवार होगा, 14 को होगा, 21 को होगा, फिर 28 को, यानी 28 को भी मंगलवार होगा। यस, कोई जरूरत नहीं कॉपी पेन की यहाँ। तो जरा देखते हैं अगला प्रश्न। एक कांस्टेबल नाम का एक शब्द है, इसको 51 लिख दिए गए हैं कोड भाषा में, तो इस टेबल को कितने, कौन सा कोड होगा? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं सभी के नंबर्स को जोड़े गए हैं, जैसे सी का 3 होता है, ओ का 15, एन का 14 और एस का 19, इन सबको जोड़कर यहाँ 91 कर दिए हैं। मैंने जोड़कर देखा था, आप भी देख लीजिए यही है, तो 91 कर दिए हैं। इसी प्रकार इस टेबल को आप लोग जोड़ देंगे। इस टेबल में एस को जोड़ेंगे 19, एस को जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, टी को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और ए के जोड़ेंगे 19 और 20 39, ए जोड़ देंगे 40, बी जोड़ देंगे 42, एल 12 होता है, इसको जोड़ देंगे अगर तो 44 और वो 54 हो जाएगा, और ई को जोड़ देंगे, ई का 5 होता है, 59 हो जाएगा, 59 डी हो जाएगा। यस, आगे जरा देखते हैं। दोस्तों एक आपको शब्द यहाँ पर दिया है, लेटर दिया है, बिलोंगिंग से लिखे हैं, कह रहे हैं इसको जो है ये लिख दिए गए हैं, टेबल स्टेप्स जो भी लिखा हो तो ये लिख दिए गए हैं कोड भाषा में। तो कह रहे हैं लाइंस को कोड भाषा में क्या लिखेंगे? तो मेरे भाई इसी से बनाना है आपको, ये था, इसी से मॉडिफाइड करके ये बना दिए गए हैं, इसी आधार पर ये लाइंस को आप कैसे बना सकते हैं। तो देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ यन है, तो आपको सोचना है यन की जगह पर क्या आएगा। यहाँ ये जो यन है तो आप यहाँ से लीजिए यन, यन कहाँ है? यहाँ पर है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5, पांचवी जगह पर यन है, तो यहाँ देखिए पांचवी जगह पर यन को क्या कर दिए गए हैं, यन को यहाँ ई बना दिए गए हैं। तो इसका मतलब लास्ट में ई आएगा, तो लास्ट में ई कहाँ है? यहाँ है और कहीं नहीं है, तो इसका मतलब उत्तर यही होगा। आप लोग दूसरे सेंस में और भी अगर चेक करना चाहते हो तो एल को चेक कर लीजिए, यहाँ पर एल है तो तीसरे नंबर पर, तो एल को ये बी बना दिए गए हैं, तो आप भी एल को देखिए क्या है, एल को बी बना दीजिए, तो एल को यहाँ बी है। इसी तरीके से आप चेक करके बता सकते हैं, यही है सेंस। आगे देखते हैं। अब देखें हमारा 27 में क्या है, 4 18 48, फिर यहाँ क्या होगा जरा देखते हैं। लुप्त संख्या हमें पता लगाना है दोस्तों। तो दोस्तों लुप्त संख्या यहाँ पर हमें पता लगाना है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो 4 यहाँ पर क्या है, तो हमने जब चेक किया इसका 2 का स्क्वायर किया और यहाँ पर गुणा 1 से किया, 2 का स्क्वायर करके आप गुणा 1 कर दोगे तो 4 ही आएगा। इसी तरह से दोस्तों ये 4 का इसको ये आपको जो है ये 3 का स्क्वायर करके 2 से गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों ये आप 4 का स्क्वायर करके 3 से गुणा कर देंगे तो 16 तियां 48 हो जाएगा। यस, तो 16 तियां 48 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 48 हुआ। उसी तरीके से अब क्या होगा दोस्तों, हमारा 5 का हम कर दें, 5 का स्क्वायर करके अब हम लोग जो है ये 4 से गुणा कर दें, 5 पच्चे 25, 25 चौका 100, तो 100 आ जाएगा। अगला यही बात है, यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और फिर 5 से गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर है, इसे ध्यान देंगे आप। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल, इस बार के यूपी पीसीएस के दोनों पेपर में संयोग से ये आया था, इस टाइप का प्रश्न।
यूपीपीसीएस में पेपर 1 और यानी दूसरे पहले में भी, दूसरे यानी सी सेट में भी ऐसा सवाल पूछा गया था। तो आपसे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला और बाकी आधी यात्रा 3 किलोमीटर की चाल से वो तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या है? तो इसकी औसत गति निकालने का दोस्तों जो फार्मूला होता है, इस फार्मूला को अगर जो लड़का जानता होगा तो बड़े ही आसानी से वो कर लेगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम जरा सा भी नहीं आएगी। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, इसका फार्मूला मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, 2v1 v2, ये v2 है अपान v1 प्लस v2। तो ये v1 पहली गति है यानी 6 रख देंगे यहाँ और v2 जगह ही पे यहाँ 3 रख देंगे। तो ये रख कर इसी फार्मूला में ये सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो इसका जो आपका आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहाँ है यहाँ, ये हमने सॉल्व करके रखा है अपने पास, क्योंकि हमारे पास लिखने की सुविधा नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे भी आप लोग इस टाइप में महारत हासिल किए ही होंगे। आगे देखते हैं हम लोग 29 में क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आपको बड़े ही आसानी से इस टाइप के प्रश्न को हम समझाते हैं। देखते हैं क्या है। ए में दो व्यक्ति हैं, ए और बी, तो ए की कार करने की क्षमता बी से 3 गुना है। इसी चीज को आप पकड़िए, यहाँ बी से 3 गुना अधिक है। ये दोनों मिलकर एक कार को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उस कार को कितने दिन में पूरा करेगा? तो दोस्तों बड़े ही बढ़िया से समझते हैं हम लोग। ए की कार क्षमता बी से 3 गुना है, यानी ए जो है कार क्षमता इसकी 3 है, बी की ए है, तो दोनों मिलकर यदि एक साथ काम करते हैं तो 4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो यानी एक दिन का इन लोगों का 4 यूनिट कार्य हो गया। अब यही जो है 15 दिन तक करते हैं। अगर इसमें हम लोग 15 का अगर गुणा कर देते हैं तो ये 15 चौका 60 हो जाएगा। तो इन दोनों का 15 दिन का 60 यूनिट कार्य हुआ। अब इसी कार को अगर हम बी वाले से करवाएं, यही कह रहा है ना, ए अकेले उस कार को कितने दिन हम पूरा करेगा? ए यानी जो 3 गुना काम कर रहा है। तो इसको 60 को हम 3 से अगर भाग दे दें, 60 को अगर हम लोग 3 से भाग दे देते हैं तो हमारा जो है 20 आ जाएगा। तो 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ही सिंपल सवाल, बच्चों वाला सवाल है। कह रहे हैं कि वर्ग की भुजाएं अगर दोगुनी कर दी जाती, कोई वर्ग है, स्क्वायर है, तो उसकी भुजा को हम दोगुनी कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल एरिया कितना बढ़ जाएगा? तो दोस्तों 4 गुना। सिंपल सा सवाल है, बहुत बार आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, ये आप लोगों ने देखा होगा, करके देख सकते हैं। वर्ग बना लीजिए, उसकी कोई भुजा ले लीजिए, उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर उसका दुगुना कर दीजिए, देखिए उसका कितना आता है, देखेंगे 4 गुना का अंतर आ जाएगा। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। बहुत ही ट्रिकी सवाल, अच्छा सवाल है, देखते हैं। ऐसे सवाल लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बुद्धि नहीं काम करती है। तो 13 संबंधित है 2190 से, उसी प्रकार 14 किससे संबंधित होगा? तो दोस्तों यहां पर क्या काम करना है, यही 13 का यानी 2190 कैसे आएगा? तो इसका मतलब 13 का अगर हम स्क्वायर करके देखें तो 13 का अगर स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा 2197। कितना मिलेगा? 2197। तो इसका मतलब 7 घटा दिए हैं 13 का स्क्वायर करके, ये फिर 7 इसमें से घटा दिए हैं, तो यहाँ पर आपको 2190 मिल गया। 2190 मिल गया। तो चलिए अब हम लोग इसी प्रकार 14 का स्क्वायर करके 7 घटा देते हैं। 14 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 2744 मिलेगा हमें, 2744। तो इसी में भी 7 घटा देते हैं, तो 44 में से 7 गए 37, यस ये वाला आ जाएगा 2737। बहुत ही अच्छा। आगे चले हम लोग अब देखते हैं अपना 32 वाला सवाल। सिंपल सा सवाल है, जैसे पोस्टर संबंधित है दीवार से, पोस्टर दीवार पर चिपकता है, वैसे ही फोटोग्राफ किससे संबंधित है? तो फोटो फ्रेम पर चिपकता है, तो फ्रेम हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो बहुत ही अच्छा सवाल अब आ गया, हम लोग छुटकारा पा गए। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो भाई पहले लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय यानी ऐसा समुदाय जो अंग्रेज और इंडियन दोनों है, जैसे पहले अंग्रेज था अब वो इंडियन हो चुका है, तो ये आप समझ लीजिए मोटी मोटा। तो लोकसभा में इसकी स्थिति क्या है? तो पहले 2 लोग थे, पहले 2 लोगों की प्रावधान था, भाई 2 लोग लोकसभा में जाने चाहिए आंग्ल भारतीय समुदाय से, लेकिन मोदी जी ने 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान समाप्त कर दिया, भाई अब आंग्ल भारतीय समुदाय नहीं जाएंगे यहाँ पर। तो बी हो गया हमारा। 34 में हमारा क्या है?
संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य दोस्तों यही होता है, सरकार के वित्तीय खर्चों के प्रस्ताव को जो है एक तरह से जो है कम करना, उसे चुनौती देना। तो विकल्प नंबर बी होता है सरकार के बजट के प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, कि भाई आपके जो है बजट बहुत ज़्यादा है, खर्च फिजूल खर्ची हो रहा है यहाँ पर, इसलिए यह काटा जाना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। तो विकल्प नंबर बी आपका हो जाएगा आंसर इसका। आगे देखें हम लोग, अगर 34 हो गया हमारा, अब अगर हम लोग 35 वाले को अगर देखते हैं यहाँ पर, तो 35 में एक बहुत ही सिंपल और ट्रिकी और कंसेप्चुअल सवाल है। मौसम और जलवायु के बीच अंतर पूछा जा रहा है कि मौसम और जलवायु के बीच अंतर क्या होगा। तो जानते हैं मौसम क्षणिक होता है, थोड़े देर में समय बदलता है, सुबह धूप है, दोपहर को बारिश होने लगी, शाम को फिर कड़ी धूप हो गई, इस तरह से मौसम बहुत क्षणिक होता है। लेकिन जलवायु लंबे समय के बाद होती है। तो जैसे हमारे दादाजी बताते हैं, आज से 30 साल पहले कड़ी धूप होती थी और कड़ी ठंडी पड़ती थी, अक्टूबर आते आते लोग स्वेटर पहन लेते थे, अलाव तापने लगते थे। तो ये बात होती है, यानी अब जलवायु में परिवर्तन आ गया, जलवायु लंबे समय का एक प्रोसेसिंग होता है। तो मौसम अल्पकालिक स्थिति है, जबकि जलवायु दीर्घकालिक प्रवृत्ति है। यह सी वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक सुई में, यस बहुत अच्छा सवाल है, जरा देखें। एक सुई, कोई सुई है वह पानी में डूब जाती है, जबकि इतने बड़े लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है। क्यों तैरता है, इसका कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए कि जो कोई भी वस्तु पानी में आप गिरा दीजिए, अगर वो अपने भार के बराबर पानी को हटा देता है तो वो नहीं डूबेगा, अगर अपने भार के बराबर वो पानी नहीं हटा पाता है तो डूब जाएगा। तो सुई जो है अपनी भार के बराबर पानी को नहीं हटा पाती है, डूब जाती है, और जहाज इस कदर बनाया जाता है कि वो अपने भार के बराबर पानी को अपनी तली से हटा देता है। तो यस, यही यहाँ पर बात लिखा गया है डी वाले में, यही आंसर होगा। अपेक्षित घनत्व तो उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। यस, आगे देखें हम लोग 37 में। तो 37 में आपसे दोस्तों कहा जा रहा है प्रश्न में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए कि हमारा सही उत्तर क्या होगा। तो पहला है दोस्तों, रेडियो धर्मिता की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक एएच वैकुरल द्वारा की गई थी। यस, बिल्कुल सही है। वैकुरल ने यह निष्कर्ष निकाला कि यूरेनियम लवण से ऐसा अदृश्य विकिरण उत्सर्जित होता है जो प्रकाश के अभाव में फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित कर सकता है। यस, ये भी सही है। वैकुरल ने इस विकिरण को क्यूरी किरणें नाम दिया था, नहीं भाई अपने नाम से दिया था, वैकुरल किरण दिया था। ये बात यहाँ पर गलत हो गई, तो ये तीसरा वाला यहाँ गलत है, 1 और 2 केवल यहाँ सही है। 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दिए गए हैं, आप विचार कर लीजिए, विचार करके बताइए कौन सा कथन सही है। जरा देखें, नमन अवार्ड 2025 में स्मृति मानधना को चौथी बार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये सही है कि नहीं है, जरा हम और आगे बढ़कर देखते हैं, हो सकता है हमें कुछ याद आ जाए। अच्छी बात, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 पहले चरण का आयोजन जम्मू में किया गया था। हाँ, ये बात सही है, चर्चा में आया था, जिसमें महाराष्ट्र ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये बात गलत है दोस्तों, महाराष्ट्र सबसे अधिक पदक जीता था, लेकिन सबसे अधिक पदक, स्वर्ण पदक जो है वो जो है ये लद्दाख ने ही जीता था, जहां लद्दाख में हुआ था। तो विकल्प नंबर ये वाला हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें 2 चीजें गलत हैं। कह रहे हैं कि पहले चरण का आयोजन जम्मू में किया गया। दोस्तों, जम्मू लद्दाख अलग है, लद्दाख में हुआ था, जम्मू में नहीं। और महाराष्ट्र ने सबसे अधिक पदक जीता था, लेकिन स्वर्ण अधिक नहीं जीता था, स्वर्ण लद्दाख ही जीता था जहां हुआ था। तो ये दूसरा वाला गलत है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का आयोजन पार्वती बरगा रामसर साइट उत्तराखंड में किया गया था। दोस्तों, पार्वती बरगा रामसर साइट जो है उत्तराखंड में नहीं, गोंडा में है। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, पार्वती का नाम गौरा भी होता है, तो ग से गौरा, ग से गोंडा। तो जिसका विषय हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण, विषय सही है, आप लोग याद कर ले सकते हैं इसे, जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी को, तो इसका ये विषय सही है, लेकिन ये गलत है कि यह उत्तराखंड में था, यह जो है गोंडा में था, यूपी के। तो तीसरा वाला भी गलत हो गया, केवल 1 सही है हमारा, विकल्प नंबर ए। आगे देखते हैं हम लोग 39। तो 39 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्रिकेट से संबंधित सवाल है। आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए कि कौन सा कथन हमारा यहाँ सही है।
तो दोस्तों आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 के मुकाबले जीतकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता। तो भारत ने जीता है, यस, ये बात तो सही है। आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब नीदरलैंड के विज्क ऑन जी में जीता था। तो यस, ये भी सही है। और यहाँ पर एक लोग दोस्तों सबसे फेमस है, ये तो आप जानते हैं, दिनेश कार्तिक टी20 क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए। ध्यान दीजिएगा, विकेट कीपर की बात हो रही है। तो विकेट कीपर बनाने वाले दिनेश कार्तिक ऐसे पहले विकेट कीपर हैं जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हो गए। लेकिन ये गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये 7,500 रन बनाए हैं, 10,000 नहीं। तो ये गलत हुआ। तो 3 जहाँ होगा आप काट दीजिए, गलत हो जाएगा। यहाँ है, यहाँ है। अब देखते हैं, छठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-24-25 का आयोजन राउरकेला में हुआ, जिसे सराची राहर बंगाल टाइगर्स विजेता बनी। तो यस, ये चौथा वाला भी सही है। लतिका कट्ट को कांस्य शिल्प कला के लिए बीजिंग कला द्विवार्षिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यस, यहाँ पर ये भी सही है। तो आपका 1, 2, 4, 5 यानी बी वाला सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा 39 का। देखें 40 में, इसमें लिखा है दोस्तों, कह रहे हैं कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए कि कौन सा कथन हमारा सही है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भगवान मुर्गन को समर्पित पहला मंदिर 2020 में बनकर पूरा हुआ। तो दोस्तों ये बात सच है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में दक्षिण भारत के जो भगवान है मुर्गन, तो उनकी मूर्ति वहां पर बन रही है, लेकिन अभी बन के पूरा नहीं हुआ है, अभी वो काम चल रहा है। तो ये बात यहाँ गलत हो गई, ये गलत है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यानी बिम्स्टेक भारत का पहला बिजनेस स्कूल है जिसे ब्लॉकचेन तकनीक आधारित डिजिटल मुद्रा बिमकॉम लॉन्च किया है। यस, ये बात सही है। तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं, ये 41 वाले में कह रहे हैं भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। तो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर ये किस शैली में निर्मित है दोस्तों? तो ये आप लोग जानते हैं, जैसे इंडिया देखेंगे, नॉर्थ इंडिया के नागर शैली में, एन से नॉर्थ, एन से नागर। और आप लोग दक्षिण भारत का देखेंगे तो वो लोग द्रविड़ शैली में वहाँ के मंदिर बने हैं, द्रविड़ शैली में। और कुछ मध्य भारत के देखेंगे तो वहाँ वो बेसर शैली के आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये नॉर्थ के हैं, उड़ीसा के। तो विकल्प नंबर यहाँ पर ये नागर हो जाएगा, ए वाला। आगे अगर हम लोग देखें 42 का कथन कारण वाला सवाल है। तो इसमें आपको कथन दे दिया है ए और कारण आर है। तो कथन को हम लोग पहले देखते हैं। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली भारत मंडपम में हुआ था। यस, बिल्कुल सही, दिल्ली में ही हुआ था। सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले एआई में से हैं और भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत है। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो है यह कुछ कारण भी सही है, लेकिन कारण इसको स्पष्ट नहीं कर रहा है, वेरीफाइड नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों यह इसको संतुष्ट एक तरह से व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन को व्याख्यात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोस्तों इससे कुछ मतलब हुआ होने की वजह से मजबूत थोड़ी ना है। तो ये आपका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों अब हम लोग 43 वाले प्रश्न को देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, करंट से रिलेटेड। 2024 में एफडीए द्वारा अनुमोदित कौन सी नई दवा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क में एमिलॉयड फ्लैग को लक्षित करती है, टारगेट करती है। तो दोस्तों यहाँ एफडीए का मतलब है अमेरिका की फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने यह अनुमोदित किया कि अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए एमिलॉयड फ्लैग को लक्षित करती है। तो यह दवा है किन्सुला, विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा, किन्सुला। 43 का आपका बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 44 में कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बना है। सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना है? तो दोस्तों गुगेश डोम्मा राजू। तो विकल्प नंबर ये डी हो जाएगा, ये चेन्नई के हैं, तमिलनाडु के चेन्नई के।
आगे अगर हम लोग देखें, किस राज्य सरकार ने, क्या लिखा है, किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राजमाता गोमाता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र ने दिया है, विकल्प नंबर सी। आगे अगर हम लोग देखें तो गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ तो हस्तिनापुर में हुआ था इसका। आगे अगर हम लोग देखें 47 में, तो किस अभिलेख में वर्णित है कि जिस मिहिर कुल ने शिव के अतिरिक्त किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, उसने यशोवर्मन ने, यानी उसे यशोवर्मन ने अपने चरण में वंदना करवाई। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं मिहिर कुल के बारे में आप लोग, यहाँ दो नाम है, एक यहाँ पर मिहिर कुल नाम है, एक यहाँ यशोवर्मन है। तो मिहिर कुल हूण वंश का शासक था, आप लोग जानिए, ये हूण वंश का शासक था, और यशोवर्मन तो वर्मन वंश का शासक था। तो मिहिर कुल भगवान शिव के आगे किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, लेकिन यशोवर्मन ने उसे अपने जो है सामने सिर झुकवाया उसका। तो विकल्प नंबर यहाँ, मतलब ये सब बात कहाँ लिखी गई है, यही पूछ रहा है कि अपनी चरण वंदना करवाई, तो यह कहाँ पर लिखा गया है, किस अभिलेख में यह बातें दर्ज है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो मंदसौर अभिलेख में, विकल्प नंबर बी। आगे देखें 47 हो गया, 48 में देखें हमारा क्या है। तो 48 में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वंशों को उनको प्रसिद्ध अभिलेखों से सही मिलान कीजिए। एक तरफ आपको वंश दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ अभिलेख। तो चलिए मिलाइए, कौन सा वंश किस अभिलेख से संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं चंदेल खजुराहो, इसे कौन भूल सकता है। तो B1 पे होगा, तो देखिए B1 पे कहाँ कहाँ है, तो B1 केवल यहाँ है। तो आप लोग कह सकते हो कि आंसर वही है, इसे इतना ही जानकारी से आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। तो बाकी और अगर आप लोग देखना चाहोगे तो ये चौहान वंश दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख, इससे संबंधित हो जाएगा, और गढ़वाल ये जो है कमौली बसही राहन लेख से संबंधित है। बचा एक हमारा परमार बंसोवर लेख से संबंधित। आगे चले हम लोग, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 49। तो हृदय की संरचना से संबंधित सवाल है। हृदय की संरचना और रक्त के प्रवाह के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित खाता है। तो दोस्तों जानते हैं हमारे हृदय 4 कक्षों से मिलकर बना होता है, 2 निलय और 2 अलिंद, तो इससे संबंधित होता है। तो हमारे बायां अलिंद जो होता है उसमें जो है शुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध नहीं। तो कह रहे हैं शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, तो बायां अलिंद जो होता है वो जो है शुद्ध रक्त प्राप्त करता है, दायां अलिंद जो होता है वो अशुद्ध प्राप्त करता है। तो ये गलत हुआ, बल्कि दायां अलिंद जो होता है वो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। तो देखिए यहाँ लिखा है दायां अलिंद शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, तो यस यही वाला सही है। आप जान गए तो आप यहाँ से निकल सकते हैं, आंसर आपका यही सी है, बाकी गलत है। आगे अगर हम लोग देखें 50 वाले को, 50 वाले में आपसे कहा जा रहा है कि सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प को चुनना है, को कौन सा हमारा सही विकल्प है। एक यहाँ पर कथन है और एक कारण है। तो इसमें हम लोग देखें, अगर बहुकोशिकीय जीवों में केवल विसरण द्वारा पोषण संभव नहीं होता है, केवल विसरण द्वारा पोषण संभव नहीं होता है, यस, क्योंकि बहुकोशिकीय में बहुत सारी कोशिकाएं हो, जैसे मानव हो गया, हम सब में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और बहुत सारी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में बहुत सारी नहीं है, तो उनको केवल विसरण के माध्यम से पोषण संभव नहीं किया जा सकता। ये बात सही है, क्योंकि उनकी सभी कोशिकाएं बाह्य वातावरण से सीधे कनेक्ट यानी संपर्क नहीं है। यस, यही बात मैंने अभी समझाया। तो दोनों सही हैं और एक दूसरे को व्याख्यात भी कर रहा है, कथन की व्याख्या भी कर रहा है। 50 हो गया। 51 को अगर हम लोग देखें, धावन मशीन यानी कपड़ा धोने वाली जो मशीन होती है वो कार्यकारी सिद्धांत पर काम करती है, अपकेंद्री सिद्धांत पर। अपकेंद्री, जिसे आप लोग मट्ठा दही मथने वाला मथनी देखे होंगे वो हो गया, ये कपड़े की धोने वाली मशीन हो गई, ये सब अपकेंद्री सिद्धांत पर काम करते हैं। आगे अगर हम लोग देखें, ये हमारा हो गया 52 का। अगर हम लोग देखते हैं कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो गिद्ध जो होता है तो मृत भक्षी होता है, यानी मृत जीवों को खाता है, ये तो सही है, लेकिन हमें कह रहा है कौन सा मिसमैच है, सही नहीं है। मेढक द्विअवस्थी जीवन, अमीबा यूकैरियोटिक, मशरूम प्रकाश संश्लेषण।
तो ये दोनों हमें नहीं पता था, लेकिन ये डी वाला हमें खूब अच्छे से पता है कि मशरूम का जो आप लोग खरीदते होंगे मशरूम, वो प्रकाश संश्लेषण की वजह से उसको पोषण नहीं मिलता है, वो जो है सड़ी गली चीज़ों पर उगता है और जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे वो पोषण ग्रहण करता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। और वैसे भी आप देख सकते हैं हरा नहीं है तो वो नहीं करता होगा, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो करते हैं। तो डी वाला यहाँ गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 53 वाले में देखें, किस अंग को अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग जानते हैं एक अग्नाशय, जिसे इंग्लिश में पैंक्रियाज कहा जाता है, ये ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। ग्रंथि क्या होती हैं? हार्मोन्स को हमारे विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है ब्लड के माध्यम से पहुंचाती है और बहिःस्रावी जो होता है नलिका के माध्यम से पहुंचाती है। यस। आगे अगर हम लोग देखें 54 में, तो उत्तर प्रदेश जेल नियमावली, उत्तर प्रदेश का जेल का जो नियम है 2021 वाले के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो यहाँ एक आपको पैरोल शब्द मिलेंगे, एक फैरोल मिलेंगे। फैरोल का एक दूसरा नाम फरलो भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो पैरोल क्या होता है दोस्तों, अगर कोई कैदी सजा पा गया है, जेल में बंद है, तो उसे विशेष स्पेसिफिक मामलों, जैसे उसके घर शादी पड़ी है या उसके किसी मृत्यु हो गई या कोई अन्य विशेष मामला हो, तो उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे राम रहीम जो हैं, वो जब भी कोई उसके हरियाणा के आसपास का चुनाव आता है तो उनको छोड़ दिया जाता है, भाई पैरोल पे छूटे हैं, तो वही होता है पैरोल। और फैरोल क्या होता है कि कैदी को जो होता है कि कुछ टाइम बंद करने के बाद छोड़ दिया जाता है कि अगर उसका अच्छा आचरण है तो जाने दो, इस तरह से जो होता है। तो कैदियों को नियमानुसार दी जाती है, यस, ये भी दिया जाता है। पैरोल और फेरोल दोनों ही आजीवन कारावास प्राप्त कैदियों को प्राप्त नहीं दिया जाता। नहीं दोस्तों, दिया जाता है, ऐसा थोड़ी नहीं आजीवन कारावास को नहीं देंगे, देंगे। तो ये हमारा तीसरा सी वाला गलत हो जाएगा। 54 का हमारा केवल ए हो जाएगा, 54 का ए। आगे अगर हम लोग देखें 55 में हमारा क्या है, 55 वाले में अगर देखें, पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं में तारा की प्रस्तुति किस सांस्कृतिक परिवर्तन की सूची है। तो पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं में तारा की प्रस्तुति किस सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचक है। तो दोस्तों यह जो है वज्रयान बौद्ध धर्म की देवी पूजन की परंपरा का विकास से संबंधित है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा यहाँ। आगे अगर हम लोग 56 वाले को देखते हैं, तो यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित सवाल है। कह रहे हैं कि कौन सा कथन यहाँ हमारा सही है। तो दो कथन है, एक ये वाला और नंबर 2, तो इन दोनों को पढ़कर बताइए। तो इस अधिनियम के तहत आप लोग जानते हैं बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया था। यस, ये तो सही है, आपको अच्छे से पता होगा। इस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय 1774 में बंगाल में स्थापित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों सही है, सी वाला। तो 57 में हमारा यहाँ क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है। तो भारत के बारे में कौन सा हमारा सही है, सही उत्तर उसका चयन करें। तो देखें, भारत कह रहे हैं विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, गलत बात है दोस्तों, 7वां है। तो ये गलत हो गया हमारा। यह स्थल मंडल के कुल, यानी जितना पूरी पृथ्वी का 2.4% भारत के पास भूमि है, इसका कहने का मतलब ये है। यस, ये बात सत्य है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, नहीं भाई, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों में है, समशीतोष्ण में कह सकते हैं। तो ये तीसरा तो गलत हो गया। और आप लोग ये जानते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है, जो यूपी के मिर्जापुर से गुजरती है। यस, तो ये हो गया हमारा जो है चौथा सही है, 2 और 4 सही है, यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। आगे जरा हम देखते हैं हमारा 58 में, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दे दिया है बहुत ही अच्छा सवाल, कर्क रेखा किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको मैं थोड़ा सा हमेशा याद करने के लिए बता दूं, क्योंकि मैं आपको रटाना नहीं चाहता। 2 नॉर्थ ईस्ट में है त्रिपुरा मिजोरम, 2 पूरब में है पश्चिम बंगाल और झारखंड, 2 मध्य में है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और 2 जो है पश्चिम भारत में गुजरात राजस्थान। कुल 8 हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा केवल आया है, झारखंड आया है, बस झारखंड से ही गुजरती है।
आगे हम लोग देखें 59 वाले में। 59 में आपसे पूछा जा रहा है, दो कथन दे दिए गए हैं, कथन और कारण। तो कथन कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। यस दोस्तों, बिल्कुल सही, क्योंकि वहां वर्षा के साथ साथ वो ग्लेशियर पर भी डिपेंड करते हैं। याद रखिए, वर्षा और ग्लेशियर दोनों पर डिपेंड करती है, और ज़्यादातर उसे जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। तो हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। यस, ये बात सही है, दोनों कथन सही है दोस्तों। लेकिन हिमालय सतत वाहिनी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दक्षिण पश्चिम से मानसून से प्राप्त करता है, क्योंकि वह ग्लेशियर से भी प्राप्त करता है, इसलिए इसको व्याख्या नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, तो विकल्प नंबर बी हमारा हो जाएगा, दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या सही नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 को देखने जा रहे हैं, 63 वाले को। बहुत अच्छा सवाल है। आपको सूची 1 में संवैधानिक अनुच्छेद दे दिए गए हैं और सूची बी में संबंधित प्रावधान दे दिए हैं। तो कौन सा प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 110 आप लोग जानते हैं किससे संबंधित है, धन विधेयक से। यहाँ वित्त विधेयक लिख दिया है, धन विधेयक होना चाहिए था। तो ये जो है धन विधेयक से संबंधित होगा। 112 में आप लोग जानते हैं कहा गया है, बजट नाम नहीं है लेकिन बजट से ही संबंधित है, बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, तो इससे संबंधित है। तो ए वाला हमारा 2 पर चला जाएगा और बी वाला 3 पर। तो ए वाला 2 पर, बी वाला 3 पर, और ऐसा कहीं नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। इतने से ही हम पता पा गए। तो 113 वाला हमारा कहाँ जाएगा, अनुदान मांगों की प्रस्तुति पर, और 114 वाला विनियोग विधेयक पर। आगे अगर हम लोग देखें 64 में, तो वर्ष 25-26 के बजट में पूंजीगत व्यय की मात्रा कुल व्यय की मात्रा का महत्वपूर्ण भाग है। यस दोस्तों, आजकल सरकार जो है पूंजीगत खर्च पे ज़्यादा जोर दे रही है, यानी ऐसा खर्च जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन सब पे लगाया जाए जहाँ से पैसा कुछ निकाला जा सके। तो ये होते हैं पूंजीगत व्यय। और प्रभावी पूंजीगत व्यय में राज्यों के अनुदान सहायता भी सम्मिलित की जाती है। यस, तो यहाँ पर दोनों सही हैं, और एक दूसरे कारण एक की व्याख्या भी कर रहा है। तो ए हो जाएगा 64 का हमारा ए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इसमें आपको कथन दिया है और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि बजट 2025-26 में स्रोत पर कर कटौती जिसे टीडीएस कहा जाता है और संग्रह जिसे टीसीएस कहा जाता है, तो इनकी दरों को अधिक संगत बनाया गया है। यस दोस्तों, बनाया गया, आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सही। और इसलिए बनाया गया क्योंकि टैक्स को जो है बैलेंस किया जा सके, अमीर और गरीब को जो है एक बैलेंस तरीके से टैक्स वसूला जा सके। तो इसमें कह रहे हैं उच्च यानी हाई इनकम वाले से अधिक टैक्स वसूली सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया। नहीं भाई, ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो हाई इनकम वाले के साथ साथ सबको इसमें लपेटा गया है, सिर्फ हाई वाले को नहीं, तो ये गलत हो गया। तो ये हमारा ए सत्य और असत्य हो जाएगा। तो ये हमारा अब 66 वाले पे चलते हैं। स्वराज पार्टी आप लोग जानते हैं, गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, तो गोरखपुर वाले कांड से चौरी चौरा, तो उसी से गुस्सा होकर नेहरू और सीआर दास ने 1923 में स्वराज पार्टी बनाई। तो यहाँ लिखा है कांग्रेस के भीतर बनी एक राजनीतिक इकाई थी। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास इसके संस्थापक थे। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास इसको बनाए थे। तो इसने ब्रिटिश सरकार के साथ पूर्ण सहयोग नीति अपनाई। नहीं भाई, ये कांग्रेस की ही हेल्प कर रही थी, ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रही थी। तो यह गलत हो जाएगा, ए और 2 हमारा सत्य होगा। तो यहाँ पर हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में फिर सवाल दे दिया है। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। यस, सर्वोच्च न्यायालय की, ये तो अभी आया था दोस्तों, रिपीटेड हो गया है। यही होगा हमारा 67 का सी। 68 को अगर हम लोग देख लें, क्या कह रहे हैं भाई, 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा केंद्र ऐसा था जहां विद्रोहियों ने स्वतंत्र सरकार बनाई थी। दिल्ली, विकल्प नंबर बी। आगे देखें हम लोग, आगे क्या है हमारा 69 में, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो नियुक्त हुए हैं ज्ञानेश कुमार, केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। यस, नए कानून तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। विवेक जोशी को निर्वाचन आयुक्त भी नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2027 तक है, नहीं 29 तक है, 2029 तक। तो ये 5वां गलत होगा। तो 1 से लेकर 4 तक हमारा सही है, ए वाला हो जाएगा।
आगे अगर हम लोग देखें 70 में क्या है, तो 70 में हमारा क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए कौन सा सही है। तो भारत की मानव वैज्ञानिक गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी मत्स्य 6000 का बेस्ट टेस्टिंग कट्टुपल्ली पोर्ट पर सफलतापूर्वक किया गया। यस। केंद्र सरकार की एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत अधिनियम अधिकतम 50 करोड़ तक के कर्ज के लिए 50% की गारंटी कवरेज करता है। तो दोस्तों 100 करोड़ के बीच है, जिसमें से 60% तक कवरेज करता है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ 60% होना चाहिए, 2 गलत हो गया। तो भारत ने ठोस रॉकेट मोटर के लिए विश्व का सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सचर इसरो के सतीश धवन केंद्र और सीएमटीआई बेंगलुरु के सहयोग से विकसित किया। तो हम जरा इसका देखते हैं। 2 वाला हमारा गड़बड़ हो गया, एलिमिनेट अगर हम लोग करें, 2 यहाँ पर है, ये हटा दें, 2 यहाँ पर ये हटा दें, यहाँ है ये हटा दें। तो यस, हमारा आंसर यही होगा, 1 3 5 हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें सबको पता होंगी। ये वाला एमएसएमई के सेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा बजट में। तो दोस्तों हम लोग अपनी इस दूसरी टेस्ट सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट जो दूसरा था, इसका जीएस वाले पोर्शन का पार्ट ए कर लिया है, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, इसको 2 पार्ट में करेंगे। 70 आधा क्वेश्चन हमारा ए पार्ट में हो गया, और जो आगे का 70 क्वेश्चन है वो पार्ट बी में हम लाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।